आज का हमारा टॉपिक है बेटे अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। पहले मैं आपको इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बता दूं थोड़ी सी। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस उसके मार्क्स से ही समझ में आ जाएगी। यस सर, डेप्रिसिएशन। ठीक है सर, आप मार्क्स के बेसिस पर चैप्टर की इंपॉर्टेंस बताओ। अगर मैं मार्क्स के बेसिस पर चैप्टर की इंपॉर्टेंस बताने जाऊं तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटे। ये पहली बार आपका पहला अटैम्प्ट मई 2018, एक भी नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं आया। उसके बाद अगला अटैम्प्ट हुआ नवंबर 2018, 6 मार्क्स के क्वेश्चन। फिर अगला अटैम्प्ट मई 2019, 10 मार्क्स के क्वेश्चन। बेटे 1A क्वेश्चन पेपर है, 1B सजेस्टेड आंसर है। गौरी वेरी गुड इवनिंग। गौरी 1A क्वेश्चन पेपर है, 1B सजेस्टेड आंसर है। हाँ आगे चलते हैं। मई 2019 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आया। नवंबर 2019 में 4 मार्क्स का पेपर आया। फिर नवंबर 2020 में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर आए इसमें से। फिर जनवरी 2021 में 11 मार्क्स, जुलाई 2021 में 4 मार्क्स, दिसंबर 2021 में 5 मार्क्स और लास्ट अटैम्प्ट मई 2022 के अंदर 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए। तो अगर मैं यहाँ पर पैटर्न देखने की कोशिश करूँ तो लगभग इस चैप्टर में से ऐसा होता है कि 2 चैप्टर में कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और थर्ड अटैम्प्ट के अंदर एकदम से बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। फिर अगले 2 अटैम्प्ट के अंदर कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, थर्ड अटैम्प्ट के अंदर एक बार एकदम से बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। फिर अगले 2 अटैम्प्ट के अंदर कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, अगले अटैम्प्ट के अंदर एकदम बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। और क्योंकि प्रीवियस अटैम्प्ट में ही बड़ा क्वेश्चन आया है इसलिए अब अगले 2 अटैम्प्ट तक लगभग 4 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन आने की उम्मीद बनती है। इट इज़ माय प्रेडिक्शन ओनली, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता, आ भी सकता है, लेकिन अगले एग्जाम के अंदर ऑन एन एवरेज मैं ये प्रेडिक्ट करके चल रहा हूँ बेटे, मैं ये प्रेडिक्ट करके चल रहा हूँ कि लगभग अगले अटैम्प्ट के अंदर जो क्वेश्चन आएगा आपका डेप्रिसिएशन का, बेटे वो लगभग आपका 4, 5 या 6 मार्क्स के आसपास का होना चाहिए। एकदम से बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इसकी उम्मीद करना थोड़ा सा मुश्किल है। डन, बट रिमेंबर दैट इज ओनली माय प्रेडिक्शन, इट इज नॉट कंफर्मेशन। ओके सर, आगे चलते हैं। लो बेटे डेप्रिसिएशन वाले टॉपिक पे आ जाओ। सर इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है? बहुत कुछ पढ़ना है बेटे इसके अंदर, मतलब क्या बताऊं क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले बेटे आप डेप्रिसिएशन लगाते अपनी फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर। फिक्स्ड एसेट्स को हमने कह लेना शुरू कर दिया आजकल प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स का मीनिंग क्या होता है पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि उसी फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर आपकी डेप्रिसिएशन लगनी है। फिर उसके बाद में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन ये आपको समझना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन समझने के बाद अगला टॉपिक होगा आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट होगा फैक्टर टू बी कंसीडर्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट होगा बेटे मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन में मेनली 4-5 मेथड को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहली होगी आपकी स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरी होगी रिटन डाउन वैल्यू मेथड, तीसरी होगी सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, एक होगी आपकी मशीन आवर मेथड, अगली होगी बेटे प्रोडक्शन मेथड एंड डिप्लीशन मेथड। ऐसे करके बेटे 4-5 मेथड के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने की जो अलग अलग मेथड होती है उसके ऊपर हमारा डिस्कशन होगा और इसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक टॉपिक इसके अंदर और आता है चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। जब कभी अकाउंटिंग एस्टिमेट बदले जाएं तो रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन वगैरह कैसे निकाला जाता है, वो एक पॉइंट इसके अंदर और कवर होगा, लेकिन वो आखिरी में कवर होगा। आगे चलूं? यस सर, आप आगे चलो। ठीक है सर, आगे चलता हूँ। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट? बताओ बेटे तुम्हारे हिसाब से फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या होता है? क्योंकि बेटे अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो किसी ना किसी फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर ही डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स? सर लैंड। बेटे एग्जांपल नहीं पूछा, मीनिंग पूछिए। मीनिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स आर द फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा बेटे मैंने एक सॉफ्टवेयर खरीदा है, वो सॉफ्टवेयर बेटे मेरे को अगले 10 साल तक काम आने वाला है, तो क्या सॉफ्टवेयर मेरी फिक्स्ड एसेट्स है? एसेट्स यूज्ड इन प्रोडक्शन कोई ज़रूरी नहीं है बेटे। मैंने अपना एक अकाउंट डिपार्टमेंट बना रखा है, अकाउंट डिपार्टमेंट के ऑफिस में मैंने एसी लगा रखा है। अगर एसी लगा रखा है तो एसी भी तो मेरी एसेट है कि नहीं, लेकिन इसका तो प्रोडक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है। Sir, it is a type of expenditure which give benefit more, which give the benefit more than 1 year. हाँ, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे, ऐसा कहना चाहते हो यानी कुल मिला के आप कोई भी सर ऐसा एक्सपेंडिचर जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे। लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला खर्चा हमारे लिए क्या हो सकता है? सर लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाले खर्चे को सर हम अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर मान सकते हैं, ऐसे ही कहना चाह रहे हो?
यस सर। हाँ, जिसकी वैल्यू बढ़ती है, कोई ज़रूरी नहीं है बेटे, कभी कभी वैल्यू कम भी होती है, सबकी बेटे सबके आंसर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो गलत है। सुनो मेरी बात, जब आप बात करते हैं मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की, और खासकर जब आप बात करते हैं मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन ही कहाँ से शुरू होती है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विच कैनॉट मूव, वो तो बेटे हमेशा जो एसेट मूव नहीं हो सकती उनको इमूवेबल एसेट कहा जाता है। दे आर नॉट द फिक्स्ड एसेट। बट बेटे 2 मिनट के लिए रुक जाओ, मैं समझ गया कि आप लोगों ने फिक्स्ड एसेट्स की डेफिनेशन कितने अच्छे से पढ़ी है, आई अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, अब बेटे मेरी डेफिनेशन सुन लो एक बार। हाँ सर, आप अपनी डेफिनेशन बोलो। तो बेटे मेरी डेफिनेशन ये कहती है कि कोई भी एसेट जो कि टेंजिबल हो। सबसे पहले भाई एक बात बताओ, मैंने एक मशीन खरीदी है बेटे, मान लो मैंने अपना नया स्टूडियो बनाना, नया स्टूडियो बनाने के लिए मैंने पूरा का पूरा नया सेटअप खरीदा बेटे, नया कंप्यूटर खरीदा, नया कीबोर्ड, नया माउस, नया कैमरा, सब कुछ मैंने नया खरीदा, ठीक है ना, मैंने सब कुछ यहाँ पर नया खरीदा। इसके साथ साथ बेटे रिकॉर्डिंग करने के लिए मैंने नए वाले सॉफ्टवेयर भी खरीदा। तो एक बात बताओ बेटे, यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स के अंदर या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर जो मैंने नया कंप्यूटर खरीदा है, जो नया कैमरा खरीदा है, वो काउंट होगा, या जो सॉफ्टवेयर और जो वेबसाइट में बना रहा हूँ वो भी काउंट हो जाएगी? कैमरास वगैरह काउंट होंगे सर? दोनों होंगे, दोनों। सॉफ्टवेयर फिक्स्ड एसेट्स नहीं है। अच्छा, सॉफ्टवेयर काउंट नहीं होगा, सॉफ्टवेयर फिक्स्ड एसेट्स नहीं है। कौन कहता है बेटे सॉफ्टवेयर फिक्स्ड एसेट्स नहीं है? सॉफ्टवेयर फिक्स्ड एसेट तो है। सर इंटेंजिबल एसेट्स। हाँ, सर सॉफ्टवेयर, लेकिन सॉफ्टवेयर लॉन्ग टर्म एसेट्स में आएंगे? हाँ, सॉफ्टवेयर क्यों नहीं आएगी लॉन्ग टर्म एसेट में बेटे? लोग एक बार सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, 5-5 साल, 10-10 साल तक यूज करते हैं। Software is a intangible asset, so it not be included. चलो आगे चलते हैं। तो बेटे मेरी डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो पहला आना चाहिए वो आना चाहिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर द टेंजिबल आइटम दैट। अब बेटे अगर टेंजिबल आइटम कह दिया तो कुछ एसेट तो ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म एसेट होने के बाद भी, जिनसे लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको मिलने वाला है, उसके बाद भी आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर कवर होती ही नहीं। जैसे कि आपकी गुडविल, ह्यूमन रिसोर्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, नो हाउ, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स, ये सारी की सारी आपकी लॉन्ग टर्म एसेट है बेटे, क्योंकि ये सारी एसेट आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती हैं, ठीक है ना। गुडविल की बात करो, पेटेंट की बात करो, ट्रेडमार्क की बात करो, नो हाउ, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, किसी की बात करो, ये आपको जब भी बेनिफिट देंगी, ये देंगी आपको मोर देन 12 मंथ। ये आपको 12 महीने से ज़्यादा पीरियड तक बेनिफिट देती रहेंगी। तो अल्टीमेटली ये भी आपकी लॉन्ग टर्म एसेट्स ही हैं, ये भी आपकी लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। और लॉन्ग टर्म एसेट्स होने के साथ साथ ये बेटे आपकी फिक्स्ड एसेट का हिस्सा तो बन जाती हैं, लेकिन दे विल नेवर बिकम द पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये आपके पीपीई का हिस्सा नहीं बनेगी, ठीक है ना। पीपीई का हिस्सा इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि पीपीई के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल आइटम ही कवर होते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। नो हाउ बेटे हमने पहले के चैप्टर में जब मैं जनरल एंट्री पढ़ा रहा था तब उस समय बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। इफ समबडी वांट्स टू नो द मीनिंग ऑफ नो हाउ प्लीज रिफर लेक्चर्स ऑफ चैप्टर जनरल एंट्री। आगे चलते हैं। तो बेटे सबसे पहली बात कि कोई भी आइटम यहाँ पर पीपीई या आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का आइटम तभी हो सकता है जब पहली बात तो वो टेंजिबल आइटम हो, ठीक है सर, वो टेंजिबल आइटम हो गया। और कुछ एसेंशियल कंडीशंस हैं। एसेंशियल कंडीशंस कहती हैं ऑल दोज एसेट्स आर हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर रेंटल टू अदर और फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। या तो बेटे आपने इन एसेट्स को किसी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए यूज करना आपका पर्पस है, या तो आप इन एसेट्स को किसी को किराए पर देकर उनसे रेंटल इनकम कमाना चाहते हैं, और या तो फिर आप इसको अपने बिजनेस के मेंटेनेंस में या बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में इसको यूज करना चाहते हैं। दैट इज योर ऑब्जेक्टिव। ऐसे अगर आपके ऑब्जेक्टिव हों और अगर आप इन एसेट्स को 12 मंथ से ज़्यादा यूज़ करने वाले हों, तब बेटे आपकी ये क्या बन जाएगी, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग टू यूज़ इट फॉर मोर देन 12 मंथ, तब जाके बनेगी आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आपको नेचर ऑफ एसेट बतानी पड़ेगी कि बेटे वो टेंजिबल आइटम है या इनटेंजिबल आइटम है।
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर सिर्फ वही एसेट आ सकती हैं जो अपने आप में टेंजिबल एसेट हो। सेकंड वन, आपको बताना पड़ेगा कि ये एसेट को होल्ड करने का पर्पस क्या है। या तो आपका पर्पस होगा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या तो आपका पर्पस होगा टू बी यूज्ड इन मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस, या तो आपका पर्पस हो सकता है फॉर अर्निंग द इनकम ऑफ रेंटल। तो ऐसी कंडीशन में ये आपका पर्पस है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इनसे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलते रहेंगे, यू विल गेट द बेनिफिट फॉर मोर देन 12 मंथ, ओनली इन दैट कंडीशन वो पर्टिकुलर एसेट आपके लिए क्या बन जाएगी, यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स या आपके लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन जाएगी। और जो एसेट्स आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बनेगी बेटे, उसी के ऊपर आप यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर क्या क्या कवर होता है, और साथ में यही पता होना चाहिए कि कौन कौन सी एसेट आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर कवर नहीं होती हैं। डन। अब सर हमने ना गोल्ड खरीद रखा है, क्या बेटे गोल्ड को खरीदने का पर्पस गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना था? जल्दी बताओ बेटे। नहीं सर, क्या था गोल्ड खरीदने का पर्पस? सर हम तो उम्मीद कर रहे थे कि अभी 50,000 पर 10 ग्राम के हिसाब से मिल रहा है, अभी खरीद लेते हैं, कल 60,000 पर 10 ग्राम का रेट हो जाएगा तो उठा के बेच देंगे। यही पर्पस था ना आपका? इसको कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। तो कैपिटल एप्रिसिएशन अगर आपका पर्पस है, तो ना तो आपने गोल्ड खरीदा है बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए, ना तो आपने गोल्ड परचेस किया है यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए, ना तो बेटे आपने बिजनेस के मेंटेनेंस या एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड परचेस किया है, और ना तो बेटे आपने गोल्ड परचेस किया है यहाँ पर रेंटल पर्पस से। इसलिए बेटे गोल्ड आपकी इन्वेस्टमेंट जरूर है, आपकी इन्वेस्टमेंट एसेट जरूर है, लेकिन वो आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं आएगी। वैसे ही बेटे अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, किसी कंपनी के अगर आपने डिबेंचर परचेस कर लिए, किसी कंपनी के शेयर परचेस कर लिए, किसी कंपनी के डिबेंचर परचेस कर लिए, इसी तरीके से अगर आपने कोई और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिल्वर खरीद ली, बैंक गवर्नमेंट बॉन्ड अगर आपने परचेस कर लिए हैं, या बैंकों में अगर आपने एफडी बना रखी है, तो ये सारी की सारी एसेट जो एक्वायर होती हैं, सारी की सारी एसेट्स आपको या तो इंटरेस्ट की इनकम अर्न करने में मदद करेगी, आइदर यू आर गोइंग टू अर्न द इनकम ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड और रॉयल्टी, और इसके बाद में बहुत ज़्यादा हुआ तो कैपिटल एप्रिसिएशन। बाकी इनका हमारे बिजनेस के प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इनका बेटे हमारे बिजनेस के मेंटेनेंस से, रनिंग से और एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, और इनसे बेटे हमें किसी तरह की कोई किराए की इनकम नहीं मिलने वाली है। इसलिए बेटे ऐसी इनकम को कभी भी आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैटेगरी में नहीं लेके आ सकते। तो सिर्फ दो शब्दों ने, कौन से दो शब्द? पहला तो एक शब्द हो गया टेंजिबल और दूसरा हो गया इसके पर्पस। इन दो शब्दों ने बहुत सारी एसेट को आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बाहर कर दिया। समझ में आ गई बेटे डेफिनेशन? Everybody clear about the definition? What is the definition of property, plant and equipment? Yes, sir. Property, plant and equipments are the tangible item which are held for use in the production of goods or rendering of services, or for rental purpose or for administrative purpose, are expected to be used for more than one accounting period, are known as, हाँ बेटे, आर नोन एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आगे चलते हैं, ठीक है सर, डन। आगे चलो, आगे चलें बेटे? Yes, sir. यस सर, आप आगे चलो। मैंने कहा ठीक है, ये लो बेटे। अब बात आती है मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स आपके पास में, फिर भले ही वो बेटे बिल्डिंग हो, या वो मशीनरी हो, या वो आपके मोटर व्हीकल्स हो, ठीक है ना, किसी भी तरह की कोई भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स हो, जैसे जैसे आप अपने फिक्स्ड एसेट्स को यूज़ करते चले जाएंगे, तो ड्यू टू कंटिन्यूस वियर एंड टियर, ठीक है ना, ड्यू टू एफ्लक्शन ऑफ टाइम, ड्यू टू ऑब्सोलेंस, ड्यू टू एक्सीडेंटल और फॉर एनी अदर पर्पस, कहीं ना कहीं आपकी एसेट्स की जो रियल टाइम वैल्यू है, वो रियल टाइम वैल्यू यहाँ पर कम होती चली जाती है। एवरी टाइम रियल टाइम वैल्यू विल कीप ऑन डिक्रीजिंग ऑफ अ पर्टिकुलर एसेट। तो क्योंकि रियल टाइम वैल्यू कम हो रही है, मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यूएशन आपकी एसेट की हर साल दर साल कम होती चली जाती है, तो हमारा काम भी अकाउंटिंग के अंदर होता है फॉर प्रेजेंटिंग द ट्रू एंड फेयर व्यू।
और ट्रू एंड फेयर भी बताने के लिए जो एसेट की जो रीजनेबल या एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू हो सकती है, हम कोशिश ये करते हैं कि हम भी अपनी एसेट को लगभग उसी वैल्यू के आसपास दिखाएं। तो क्योंकि मार्केट के अंदर या प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी एसेट की वैल्यू हर साल थोड़ी थोड़ी करके कम हो रही है, वैसे ही बेटे हम भी अपनी एसेट को हर साल अपनी अकाउंट की बुक में थोड़ा थोड़ा करके कम करके दिखाना शुरू कर देते हैं, और इसी को कहा जाता है डेप्रिसिएशन। तो ये तो हो गई आपकी एक जनरल डेफिनेशन, व्हाट इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ द डेप्रिसिएशन। लेकिन अब बेटे सुनो, टेक्निकल डेप्रिसिएशन क्या, टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, ठीक है। टेक्निकल डेफिनेशन ये कहती है कि भाई डेप्रिसिएशन इज व्हाट। वीडियो सर बीच बीच में लैग कर रहा है बेटे, सबको वीडियो का प्रॉब्लम आ रहा है क्या? नो सर। No, sir. No, sir. No, डिक्रीज इन sir. वैल्यू, हाँ बेटे आगे चलते हैं। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। नहीं बेटे नहीं, ऐसा नहीं कह Increase in the सकते। value of fixed assets. डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज नोन एज डेप्रिसिएशन। आओ आगे चलते हैं ना बेटे, अब मेरी बात भी तो सुनो बेटे। मेरे हिसाब से डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग होती है। डेप्रिसिएशन की मेरे हिसाब से डेफिनेशन होती है द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। किसी भी फिक्स्ड एसेट्स का बेटे वो अमाउंट एलोकेटेड एज एन एक्सपेंस इन ईच ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड in which asset is utilized to respective accounting period is called depreciation। सर क्या क्या लिख दिया आपने, भगवान ही मालिक है। मैंने कहा इसको समझने के लिए पहले इसके पीछे का कंसेप्ट समझो। मैंने कहा बेटे एग्जाम्पल के लिए मान लो, थोड़ी देर के लिए सब लोग लिखना बंद करो, मेरी बात ध्यान से सुने। एग्जाम्पल के लिए मान लें कि आप एक एसेट खरीदते हैं, आप एक मशीन खरीदते हैं, मशीन की वैल्यू है 5 लाख रुपीज। डन। What is the cost of machine? Cost of machine is 5 लाख रुपीज। ओके सर डन। अब बेटे मैंने कहा मान लेते हैं मशीन की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 साल की है, ठीक है ना। मान लेते हैं बेटे थोड़ी 5 लाख रुपीज की आपकी एस्टिमेटेड 5 लाख रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ मशीन, और इस मशीन की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 साल की है। यानी आज अगर आपने मशीन खरीदी है तो ये मशीन लगभग अगले 5 साल तक चलेगी, 5 साल तक आपको सर्विस देगी। हमने कहा ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। और आगे चलते हैं, फिर क्या हुआ। और बेटे एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये मिलती कि सर इसकी स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है। मशीन बेटे जिस दिन पूरी तरह से खराब हो जाएगी, आप बेचने जाएंगे तो कोई भी आदमी इसके 1 भी रुपए आपको नहीं देने वाला। डन। यस सर डन। चलो मैंने कहा बेटे एक बात बताओ, आपने प्रैक्टिकली सोचना बेटे, क्या लिखा है अकाउंट की किताबों में सब बेकार है। पहले तो तुम अपने मन से सोचो, आपने बेटे इस मशीन को खरीदने के लिए 5 लाख रुपए खर्च कर दिए। ये 5 लाख रुपए 1 साल का खर्चा है कि 5 साल का खर्चा है? 5 साल का। 5 साल। सर ये तो 5 साल का लॉन्ग खर्चा है। इन्वेस्टमेंट। हाँ ये कुल मिला के है तो 5 साल का खर्चा ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये बताओ हर साल का तुम्हारा खर्चा कितना है, तो क्या जवाब दोगे? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख रुपीज। 1 लाख। यानी अगर मैं टोटल कॉस्ट को उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर दूं तो हर साल का एनुअल एक्सपेंडिचर मेरा कितना निकलता है? 1 लाख रुपीज का निकलता है। तो जब आप कहते हैं कि सर एनुअल एक्सपेंडिचर 1 लाख रुपीज का निकला, तो आपने क्या निकाला ध्यान से सोचो ना। आपने कहा हम आज मशीन खरीदेंगे, और जैसे ही हम आज मशीन खरीदेंगे हमारी मशीन की एस्टिमेटेड लाइफ 5 साल की होगी। फर्स्ट ईयर में हम अपनी एसेट को यूटिलाइज करेंगे, तो मान लेंगे हमारा खर्चा कितना हो गया? 1 लाख रुपीज। यही बोल रहे हो ना आप? जब आप कहते हैं कि सर हमने 5 लाख रुपीज स्पेंड किए हैं, ये 5 लाख रुपीज अगले 5 साल का खर्चा है, तो पहले साल का खर्चा कितना हो गया? 1 लाख रुपीज। 1 लाख। 1 लाख। सेकेंड ईयर का? फिर 1 लाख। 1 थर्ड लाख। ईयर का? 1 लाख। 1 lakh, फोर्थ ईयर का? 1 लाख। 1 लाख। 5th ईयर का? 1 लाख। 1 लाख। ऐसे ही हुआ कुल मिला के। यस। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपने टोटल जो खर्चा था 5 लाख रुपीस का, आपने टोटल 5 लाख रुपीस के खर्चों को, जो मशीन की जिंदगी थी, जो मशीन की एस्टिमेटेड लाइफ थी, आपने मशीन की एस्टिमेटेड लाइफ में इक्वल बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? All the expense of rupees 5 lakh has been distributed between the estimated useful life of the machine.
वही चीज़ तो बेटे मैंने डेफिनेशन में लिखी है, और क्या लिखी है, कुछ नहीं लिखा। तो बेटे आपने जो मशीन को हर साल के हिसाब से मशीन का कितने रुपए का खर्चा अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए, आपने कहा 1 लाख रुपीज़। तो क्या आपको ऐसा ही लग रहा कि ये 1 लाख रुपीज़ आपने कुल मिला के 5 लाख की जो टोटल कॉस्ट थी, उस टोटल कॉस्ट को आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बीच में बांट दिया। और जब आप इस टोटल कॉस्ट को 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बीच में बांटते हैं, तो इस बांटने को हम लोग कहते हैं एलोकेशन। क्या कहते हैं बेटे इसको हम लोग? एलोकेशन। और वही चीज यहाँ लिखी है। व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन? अमाउंट और द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हमारे एग्जाम्पल में वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितनी थी? 5 लाख, बिल्कुल ठीक। हमारे एग्जाम्पल पे वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स थी 5 लाख रुपीज, अलोकेटेड एज एन एक्सपेंस इन ईच ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। इस टोटल कॉस्ट को हर साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने रुपए को खर्चे के नाम पे रिकॉर्ड करोगे, इन विच द एसेट इज यूटिलाइज्ड इन द रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग पीरियड। तो जो टोटल कॉस्ट अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड में बांटी जाती है, टोटल कॉस्ट अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, टोटल कॉस्ट अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड में जो अलोकेट की जाती है ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज ऑफ द एसेट, उसको कहा जाता है डेप्रिसिएशन। समझ में आ गई बेटे बात? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. क्लियर? तो आज से बेटे डिक्रीज इन वैल्यू वर्ड खत्म। आज से क्या होगा? एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। अभी तक बेटे सबके दिमाग में एक ही डेफिनेशन बैठी है डेप्रिसिएशन की, सबके दिमाग में डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन बैठी है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, ना 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 मुन्ना ना। डिक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स नहीं, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स नहीं। आज से बेटे वर्ड कौन सा चलेगा? बोलो ना बेटे, कौन सा वर्ड चलेगा मार्केट के अंदर? Allocation. 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 ठीक है ना? Allocation of cost of fixed assets over its useful life is known as depreciation. Done? Yes sir, done. चलो समझ में आ गया। अब सवाल ये है कि सर अगर हम हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते चले जाएं तो हमारी एसेट की वैल्यू तो हर साल अकाउंट की बुक में कम होती चली जाएगी। मैंने कहा हाँ, जैसे जैसे आप डेप्रिसिएशन अकाउंट की बुक में चार्ज करेंगे, ये आपकी एसेट की बुक वैल्यू को अकाउंट की बुक्स में जो वैल्यू लिखी हुई है उसको कम करता चला जाएगा। और क्योंकि डेप्रिसिएशन आपकी एसेट की बुक वैल्यू को कम करता चला जाएगा, तो सर क्या वाकई में एसेट की बुक वैल्यू कम होती है? हाँ बेटे, एसेट्स की बुक वैल्यू कम होती है। और एसेट्स की बुक वैल्यू कम होने के कारण क्या होते हैं? तो इसके अंदर जो सबसे पहला कारण होता है नॉर्मल वियर एंड टियर। अगर एसेट्स की बुक वैल्यू कम हो रही है, अगर एसेट्स की वैल्यूएशन कम हो रही है, तो पहला तो कारण होता है डेली बेसिस पर आप अपनी एसेट्स को यूज़ कर रहे हैं, रोज एसेट घिस रही है, पिट रही है, टूट रही है, और उस कंडीशन में बेटे उसकी एफिशिएंसी थोड़ी थोड़ी करके कम होती चली जा रही है। होता ना बेटे, एक गाड़ी को अगर रोज 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 तबीयत से अगर कुदाया जाए तो साल भर के अंदर बेटे भस्म हो जाएगी पूरी तरह से। तो बस वही हाल आपकी एसेट का भी है। तो यहाँ पर अगर एसेट की, यहाँ पर नॉर्मल वियर एंड टियर एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी। आयात बेटे चेंज इन टेक्नोलॉजी पे आता हूँ ना, रुको तो आएंगे ना टेक्नोलॉजी पे। बेटे टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती थोड़ी है कि इतनी जल्दी उसका नाम ले लिया जाए, ठीक है ना? टेक्नोलॉजी महंगी चीज़ है, आराम से नाम लेंगे उसका, आराम से समझते हैं ना बेटे, जल्दी थोड़े ना पड़िए, आगे चलते हैं। और सर एसेट की बुक वैल्यू कम होने के क्या रीज़न हो सकते हैं? तो एसेट की बुक वैल्यू कम होने का जो दूसरा बड़ा रीज़न होता है वो होता है एफ्लेक्शन ऑफ टाइम। एफ्लेक्शन ऑफ टाइम का मतलब ये होता है कि जब समय बीत जाता है ना, तो उसी एसेट की वैल्यू ऑटोमेटिकली गिर जाती है। फॉर एग्जाम्पल बेटे आज की डेट में अभी आएगा ना सर, एप्पल आईफोन 14 आ रहा है ना अभी, कुछ समथिंग लाइक सर आ गया। आ गया ना एप्पल आईफोन 14 मैक्स प्रो 2.0 ऐसा कुछ है ना, प्रो मैक्स 2.0 ऐसे कुछ है ना, कुछ 1,40,000 के आसपास का है। हाँ सर इतने का ही है ना, 1,40,000 के आसपास। ले रहे हो क्या सर? हाँ? सर 1 TB की दाम 1,90,000 है। हाँ 1 TB का तो 1,90,000 का है, 1,89,000। हाँ तो मुद्दा ये है कि एक बात बताओ बेटे, आज की डेट में कोई भी मोबाइल फ़ोन 1,40,000 का है, आज से 6 महीने बाद अगर यहाँ पर बेटे 6 महीने बाद आपने बेटे मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, उसका बेटे आपने बॉक्स बस ओपन किया, बॉक्स ओपन करके उसके अंदर सिम रजिस्टर्ड करी, आपने बेटे उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, वापस उसको वैसे ही पैक करके रख दिया। 6 महीने बाद आप उसी आईफोन को अगर मार्केट में दोबारा बेचने जाएंगे तो क्या 1,40,000 में बिक जाएगा?
नो नहीं सर। No, sir. वैल्यू तो कम हो गई ना, आपने उसको यूज किया, हाँ बोलो ना यूज किया, नहीं No, sir. नो सर। हमने तो वैसे ही एज इट इज रख दिया था। लेकिन हाँ। फिर भी जब 6 महीने बाद आप उसको बेचने जाते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। यस ठीक है, मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। मार्केट वैल्यू कम होने का दूसरा रीज़न ये भी है कि जब आपने आईफोन खरीदा था तब वो न्यू था, ब्रांड न्यू था। अब जब आप बेचने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड हैंड, और अगर सेकंड हैंड हो जाएगा तो वैल्यू कम हो जानी चाहिए। तो सर अगली बार से हम सेकंड हैंड ही खरीदेंगे। तो बेटे सेकंड हैंड ही खरीदोगे तो बेचने जाओगे तो वो बेचते समय क्या हो जाएगा, थर्ड हैंड हो जाएगा, तो वैल्यू तो वैसे भी गिरने वाली है। तो सर क्या हम फ़ोन खरीदेंगे ही नहीं, ना ही खरीदो तो बेहतर है। आगे चलो, अरे सर कैसी बात कर रहे हो, चलो खरीद लेना, लेकिन एंड्रॉयड खरीदना, एप्पल कोई काम का नहीं है अपने, ठीक है ना। हाँ, जिस दिन करोड़पति अरबपति हो जाओ, यानी बैंक अकाउंट में जिस दिन 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए रहने लगे, उस दिन खरीद लेना। हाँ, कीपैड वाला मोबाइल फ़ोन तो बेस्ट है, ऑल टाइम बेस्ट है बेटे, कीपैड वाला मोबाइल फ़ोन। आगे चलते हैं, ठीक है। और कोई रीज़न हो सकता है, एक रीज़न और भी होता है जिसको कहते हैं हम लोग ऑब्सोलेंस, ड्यू टू टेक्नोलॉजी और अदर चेंजेस। ऑब्सोलेंस का मतलब ये होता है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आती है, जब भी कोई नया इनोवेशन होगा, जब भी कोई नया इन्वेंशन होगा, तो पुरानी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है, और आउटडेटेड होने के चक्कर में वो जो एसेट है उसकी वैल्यू बहुत तेज़ी से मार्केट के अंदर गिरती है। इसको कहा जाता है ऑब्सोलेंस। तो ऑब्सोलेंस का मतलब है आउटडेटेड हो जाना, ठीक है ना। आगे चलते हैं, और एक रीज़न और भी हो सकता है डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू। कई बार बेटे मार्केट के अंदर चीज़ें इतनी तेज़ी से बदलती हैं कि ना चाहते हुए भी आपकी एसेट की मार्केट वैल्यू एकदम से कम हो जाती है। सो दीज आर ऑल द रीज़न जिसके कारण आपकी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिरती है। और क्योंकि आपकी बाजार भाव में या मार्केट वैल्यू फिक्स्ड एसेट्स की गिरी है, तो आपको अपनी एसेट की बुक में भी अपनी अकाउंट की बुक में भी एसेट की वैल्यू को कम करना पड़ता है। अकाउंट की बुक में एसेट की वैल्यू को कम करने के लिए जितना हमने एसेट के ऊपर खर्चा किया है, उस एक्सपेंसेस को जब हम उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के बीच में बांटते हैं, तो जो पर ईयर का खर्चा होता है, उस पर ईयर के खर्चे को हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब बेटे बात समझ में आ गई, यस और नो, हाँ या ना? अरे सबको क्लियर है मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर किसी को Yes, sir. स्क्रीनशॉट लेना हो तो अब भी ले, मैं वापस पलट के नहीं आऊँगा, पहली बात तो। फिर बता दो हाँ बेटा, सर, ऑप्शन बता दो। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है बेटे वही आईफोन ले लो ना बेटे, अभी 6 महीने पहले आईफोन 13 आया था, लोगों ने बेटे मर मर के वो भी 1,40,000 का एप्पल आईफोन 13 खरीदा था। अब बेटे पहले तक तो ऐसा था कि एप्पल आईफोन 13 कोई भी आदमी रीसेल करने जाता तो उसको अच्छी खासी रीसेल वैल्यू मिल जाती। लेकिन जब एप्पल आईफोन 14 लॉन्च हो गया, मार्केट के अंदर आ गया, तो एप्पल आईफोन 13 की जो ये होगी वैल्यू होगी, वो तो मार्केट के अंदर एकदम से गिरी होगी ना। यस सर। हाँ, तो इसीलिए बेटे क्या होता है, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आती है, जब भी कोई नया इन्वेंशन होता है, तो पुरानी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है। तो जितनी आपकी एसेट्स हैं जो पुरानी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं, वो सारी की सारी एसेट यहाँ पर आउटडेटेड हो जाती हैं और उनकी वैल्यू एकदम से बहुत तेज़ी से गिरती है। इसको कहते हैं हम लोग ऑब्सोलेंस, ठीक है ना। ओके सर। न्यू अपडेट भी कह सकते हैं। यहाँ तक हो गया बेटे सभी का? डन सर। हमें क्या पता सर, हम तो ठहरे गरीब आदमी कीपैड वाले। अरे तो गरीब आदमी तुम तो अपने हिसाब से एग्जाम्पल ले लो, उसमें क्या बात है। तो गरीब आदमी बेटे, कभी आपने टू व्हीलर खरीदी है? मेरे देश के भारी गरीब आदमी कभी टू व्हीलर खरीदी है? यस सर। तो बेटे एक बात बताओ, जब नए मॉडल की टू व्हीलर मार्केट में आती है तो पुराने मॉडल की टू व्हीलर की मार्केट वैल्यू कम होती है कि नहीं होती? हो जाती है सर। पुराने मॉडल की तो मार्केट वैल्यू, टू व्हीलर की मार्केट वैल्यू कम होगी ना। तो टू व्हीलर आपके लिए क्या है? फिक्स्ड एसेट्स। नए मॉडल की टू व्हीलर मार्केट के अंदर आई तो पुराने मॉडल की टू व्हीलर की वैल्यू वैसे ही ऑटोमेटिकली कम हो गई। और अगर बेटे पुराने मॉडल की टू व्हीलर वैल्यू अगर ऑटोमेटिकली कम हो गई तो ये भी क्या है? ये भी तो ऑब्सोलेंस ही है। सर इसके एक्सेप्शंस भी तो है डिप्रिसिएशन के। हाँ बेटा, एक्सेप्शंस भी तो है जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। हाँ नहीं एक्सेप्शन है, लेकिन बस एक ही एक्सेप्शन है, वो भी है लैंड।
क्योंकि लैंड की क्या होता है, देखो मैंने पहले ही कहा कि आपकी जो एसेट की टोटल कॉस्ट है, आप अपनी एसेट की टोटल कॉस्ट को एसेट की जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एलोकेट कर देते हैं, मान देते हैं, बांट देते हैं, ठीक है ना। तब ऐसी कंडीशन में आप जब टोटल कॉस्ट को एसेट की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ में डिवाइड करेंगे तो एक डेफिनेट यूजफुल लाइफ होना भी तो ज़रूरी है। लेकिन लैंड एक ऐसी एसेट है जिसकी लाइफ इनडेफिनेटली लार्ज होती है। अब इनडेफिनेटली लार्ज अगर किसी का लाइफ टाइम होगा तो लैंड के खर्चे को मैं इनफाइनाइट तक कैसे अलोकेट करूंगा, पॉसिबल है क्या, बताओ ना बेटे। सर गोल्ड को नहीं कह सकते सर, एक्सेप्शन। गोल्ड बेटे आपका पीपीई के अंदर आता है। नो सर। तो यस। गोल्ड पीपीई के अंदर आता है। नो सर। और जब गोल्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर या फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आता ही नहीं है तो उस पर डेप्रिसिएशन की बात हो सकती है? नो सर। बात ही खत्म हो गई फिर। भाई आप जो भी डिस्कशन करोगे इस चैप्टर में, उस डिस्कशन के अंदर एसेट तो सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाली होनी चाहिए कि नहीं? यस सर। बात खत्म, आगे चलूं? सर जो कीमती पेंटिंग डेप्रिसिएशन नहीं लगता, जब हम गोल्ड बेचने जाते तो पैसा कम क्यों मिलता है? बेटे वो आपको जो गोल्ड खरीदने वाला है ना वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है एक्चुअली। हाँ बेटे, जो गोल्ड खरीदने वाला है ना, वो गोल्ड खरीदने वाला आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अरे आगे बढ़ूं क्या? Yes, sir, बेटे, please. और एक रीज़न और भी होता है डिप्लीशन। सर डिप्लीशन का मतलब क्या होता है? डिप्लीशन का मतलब नॉर्मली जो आपकी जो नेचुरल एसेट्स होती है ना, जैसे माइंस वगैरह होती हैं। अब क्या होता है, हमने माइंस को रॉयल्टी वगैरह पे ले लेते हैं, लीज पे हम लोग माइंस वगैरह ले लेते हैं, गवर्नमेंट के माइंस को हमने लीज पे ले लिया। अब जैसे जैसे उन माइन से हम लोग मटेरियल एक्सट्रैक्ट करके निकालते जाते हैं वैसे वैसे उन माइन की मार्केट वैल्यू कम होती चली जाती है। तो जैसे जैसे आप माइन से मटेरियल एक्सट्रैक्ट करके निकालते चले जाएंगे वैसे वैसे बेटे उनकी मार्केट वैल्यू कम होती चली जाएगी, और इसको कहते हैं हम लोग डिप्लीशन। बात समझ में आ गई बेटे? तो एक रीज़न और भी हो सकता है इसके अंदर डिप्लीशन, ठीक है ना। आगे चलते हैं। लो बेटे, मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, ये तो अभी तक हमने जो मीनिंग पढ़ी है ये तो हमने बेटे अभी तक मीनिंग पढ़ी थी अपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से, या जो हमारी अकाउंट की बुक्स में लिखी हुई है इसके हिसाब से। उसके बाद अगर मैं अगली बात करूं कि भाई यहाँ पर कानून के हिसाब से डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या है, तो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन कानूनी तौर पे अगर देखा जाए तो ये लिखी हुई है बेटे आपके कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 2 के अंदर बेटे यहाँ पर आपकी डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। उन्होंने डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन में लिखा है डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन। यहाँ पर भी वर्ड कौन सा यूज हुआ है? एलोकेशन। डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट, जो भी आपकी एसेट का डेप्रिशिएबल अमाउंट होगा। हाँ बेटे, जो भी आपकी एसेट का डेप्रिशिएबल अमाउंट होगा उसकी जो सिस्टमैटिक एलोकेशन होगी ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, इसको आप कहेंगे डेप्रिसिएशन। सर अब ये डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है? डेप्रिशिएबल अमाउंट कुछ भी नहीं होता बेटे। आप जो याद करो बेटे, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या था, जल्दी बताओ। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड? सबने पढ़ा है? हाँ सर। हाँ बताओ। डेप्रिसिएशन अपॉन एस्टिमेटेड कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, याद आया कुछ? स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ऐसे लिखते थे कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। यस। तो ये जो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू करते हैं ना, इस न्यूमरेटर को कहा जाता है डेप्रिशिएबल अमाउंट। So what is the meaning of depreciable amount? Depreciable amount is nothing but it is the difference between the cost and its scrap value. Depreciable amount of an asset is the cost of an asset less residual value, जो बेटे मशीन की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ख़त्म होने के बाद जो उसकी रेसिडुअल वैल्यू बचेगी, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही आपके लिए क्या कहलाएगा? डेप्रिशिएबल अमाउंट।
तो आपकी एसेट का जो डेप्रिशिएबल अमाउंट होता है, आप अपनी एसेट के डेप्रिशिएबल अमाउंट को जो भी एसेट की यूजफुल लाइफ है उस यूजफुल लाइफ के बीच पे जो भी आप एलोकेट करके दिखाएंगे वही होगा आपके लिए यहाँ पर क्या डेप्रिसिएशन। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 बेटे एक हाँ, कंपनीज एक्ट 2013 की बात करूं तो बेटे कंपनीज एक्ट 2013 एक डेफिनेशन और भी देता है बेटे डेप्रिसिएशन की। वो क्या है? यहां पर बेटे एसेट की जो यूजफुल लाइफ है, अभी हमने किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया था? हमने अपनी डेप्रिशिएबल अमाउंट को, बताओ ना बेटे। अभी हमने डेप्रिशिएबल अमाउंट की एसेट की जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ थी उस एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के बीच में अलोकेट किया था, याद आया? लेकिन अगर मैं अपनी डेप्रिशिएबल अमाउंट को एसेट की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के बीच में अलोकेट ना करते हुए अगर मैं डेप्रिशिएबल अमाउंट को यहां पर उस पर्टिकुलर एसेट से जितनी यूनिट प्रोड्यूस हो सकती हैं, वॉट एवर नंबर ऑफ यूनिट कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी प्रोड्यूस, हर एक यूनिट के बीच में बांट दूं, ठीक है ना? कितनी यूनिट उस एसेट से प्रोड्यूस की जा सकती है, अगर मैं हर एक यूनिट के बीच में बांट दूं तब भी आपके लिए क्या माना जाएगा? डेप्रिसिएशन माना जाएगा। तो अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो कंपनीज एक्ट 2013 की डेफिनेशन भी डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू वर्ड को सपोर्ट नहीं करती। कंपनीज एक्ट 2013 की डेफिनेशन भी यहां पर किसको सपोर्ट करती है? ये सपोर्ट करती है एलोकेशन ऑफ एसेट। याद कौन सी करनी है? याद कौन सी करनी है मतलब अखिल मैं समझा नहीं बेटे, आपका क्वेश्चन क्या है? अखिल बेटे मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा, क्या क्वेश्चन है आपका अखिल? जाने दो। तो बेटे कुल मिला के आपने अपनी एसेट की कॉस्ट को जो उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के बीच में अलोकेट किया है वही आपके लिए डेप्रिसिएशन होगा। आगे चलते हैं। सर अकाउंट की बुक में डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों किया जाता है? बेटे दोनों सर, कंपनी लॉ की अंडर वाली या दूसरी वाली, भाई दोनों डेफिनेशन तो सेम है अखिल। तो मतलब कहाँ हो, क्लास के अंदर हो भी कि नहीं हो, मेरे को तो कई बार समझ में नहीं आता। बेटे एक बात बताओ, दोनों डेफिनेशन में कोई डिफरेंस दिखा आपको? पहली डेफिनेशन के अंदर भी बेटे व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन? द डेप्रिसिएशन इज द अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एलोकेटेड एज एन एक्सपेंस इन ईच ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। और यहां पर क्या लिखा हुआ है बेटे अगली डेफिनेशन के अंदर? डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। दोनों डेफिनेशन तो सेम है, और जब दोनों की दोनों डेफिनेशन ही सेम है तो कौन सी याद करूं वाला कोई क्वेश्चन उठता है क्या दिमाग में, बताओ? तो या तो बेटे आप क्लास लेट ज्वाइन करते हैं, या तो बेटे क्लास में आना जाना आपका चलता रहता है कि आया बढ़िया 10 मिनट देखे, अरे मजा नहीं आ रहा, आता हूँ जरा घूम के, फिर बाहर गए बेटे एक चक्कर मार के आ गए, ठंडी ठंडी हवा खा के आ गए, फिर उसके बाद बाहर बोर हो गए तो चलो थोड़ी देर क्लास में बैठ जाता हूँ। या तो ऐसा चल रहा होगा, या तो आपका नेट बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत देता होगा, आ रहा है जा रहा है टूट रहा है, आ रहा है जा रहा है टूट रहा है, आ रहा है जा रहा है टूट रहा है, ऐसा हो रहा होगा। इसलिए आपको आधी बात समझ में आ रही होगी, आधी नहीं समझ में आ रही होगी। हाँ सुशील आप एकदम सही सोच रहे हैं। तो बेटे अगर आप क्लास को पूरा रेगुलर बेसिस पर देख रहे हैं तब ये वाला डाउट तो आपका आना ही नहीं चाहिए। ऐसे डाउट ही बताते हैं कि आप क्लास में पूरी तरह से 100% नहीं है, ठीक है, और क्लास में आपको अपनी फोकस रखनी पड़ेगी। आगे चलो बेटे, ठीक है सर। ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन, व्हाई द डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट की बुक में डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी क्यों है? तो पहली बात, आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव है प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। अब ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन आप तब तक नहीं बता सकते जब तक आप अपनी एसेट की रियल टाइम वैल्यू को अपनी बैलेंस शीट में ना दिखाएं, और एसेट की रियल टाइम वैल्यू बेटे बैलेंस शीट में तभी दिखाई जा सकती है जब उन एसेट्स के ऊपर एप्रोप्रिएट डेप्रिसिएशन लगाया जाए। तो इफ यू वांट टू प्रेजेंट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, इन दैट कंडीशन चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इज मस्ट। सेकंड रीजन, ट्रू इनकम पोजीशन, आपको बेटे प्रॉफिट या लॉस भी कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है, अगर सही डेप्रिसिएशन सही तरीके से चार्ज ना किया जाए तो कभी भी आप करेक्ट प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। Therefore, if you want to ascertain the true profit or true loss, in that condition, charging the correct depreciation is must. तीसरा,
जब भी बेटे आप अपनी डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो डेप्रिसिएशन लगाते से ही आपका क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो जाता है। थोड़ी देर के लिए आराम से सोचना मेरे साथ, सभी लोग बेटे लिखना बंद करें और मेरे साथ साथ सोचें। मैंने कहा बेटे मान लेते हैं आपकी इनकम है, इनकम है बेटे 5 लाख रुपीज़ की, ठीक है ना। इसके अगेंस्ट में आपके एक्सपेंसेस हैं 2 लाख रुपीज़ के। इन एक्सपेंसेस में अभी मैंने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किए हैं, ठीक है ना। मान लेते बेटे बिना डेप्रिसिएशन के हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस है 2 लाख। तो बताओ बेटे प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हो गया बेटे 3 लाख रुपीज़ का। डन? यस सर। अब बेटे मैंने कहा कि इसमें से डेप्रिसिएशन का खर्चा और माइनस कराओ। मान लेते हैं साल भर के डेप्रिसिएशन का खर्चा था 0.50 लाख रुपीस। तो बताओ बेटे अब आपका नेट प्रॉफिट कितना आया? सर हमारा नेट प्रॉफिट आया 2,50,000 का। तो कायदे से देखा जाए तो आपने जो कैश में प्रॉफिट अर्न किया है वो तो 3 लाख रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया है, लेकिन जैसी डेप्रिसिएशन को आप एक्सपेंसेस के नाम पे दिखाते हैं आपका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम रिपोर्ट होता है। आपका जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट आपके डेप्रिसिएशन के कारण थोड़ा सा कम हो जाता है। और नेट प्रॉफिट जब थोड़ा सा कम हो जाता है तो सीधी बात है, कोई भी आदमी जब अपनी इनकम को कम देखता है तब वो खर्चे भी कम करेगा, वो बेटे अपने खर्चे भी कम करेगा। तो क्योंकि प्रॉफिट कम हुआ है तो खर्चे भी कम होंगे, और खर्चे कम होने का मतलब है कि डेप्रिसिएशन के बराबर का जो प्रॉफिट है, ये डेप्रिसिएशन के बराबर का प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट हो जाता है। इसीलिए कल को जब आपकी एसेट पूरी तरह से खराब होगी, कल को जब आपकी एसेट पूरी तरह से भंगार में कन्वर्ट हो जाएगी, कबाड़ में कन्वर्ट हो जाएगी, किसी काम की नहीं बचेगी, और जब आपको नई एसेट खरीदने का नंबर आएगा उस समय बेटे वहां पर ये एसेट आपके काम आएगी, या ये पैसा जो डेप्रिसिएशन के नाम पे आपने लगाया था, जो बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट होता चला गया, ये पैसा बेटे आपको उस समय नई एसेट खरीदने के काम में आएगा। इसीलिए बेटे थर्ड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज द फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। फिर उसके बाद है असर्टेनमेंट ऑफ करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ बेटे अगला है असर्टेनमेंट ऑफ करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो आप अगर मैन्युफैक्चरर हैं, 2 मिनट के लिए सोचें, इफ यू आर द मैन्युफैक्चरर, तब बेटे आपका पहला काम ये भी है कि भाई आपको अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करनी है। जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन आपने किया है उन गुड्स एंड सर्विसेज की आपको कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए कोई भी आदमी क्या करेगा? सर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए कोई भी आदमी अपनी टोटल कॉस्ट को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करेगा, तब जाके उसको कॉस्ट पर यूनिट दिखाई देगी। और जब तक आप अपनी अकाउंट की बुक में डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे आपको टोटल कॉस्ट नहीं मिलेगी, और अगर टोटल कॉस्ट नहीं मिलेगी तो कभी भी आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकाल सकते। और जब आप कॉस्ट पर यूनिट ही नहीं निकालोगे तब उस कंडीशन में सेलिंग प्राइस कैसे आइडेंटिफाई करोगे? भाई कोई भी बिजनेसमैन है सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करेगा? आज मुझसे अगर कोई कहे कि नवनीत सर आप अगर मान लो कोई लेक्चर पढ़ाना शुरू करते हैं तो लेक्चर पढ़ाते समय आप उसकी फीस कैसे डिसाइड करोगे? तो भाई मेरे लिए बड़ा सिंपल सा फंडा है। मेरे लिए सिंपल सा फंडा ये है कि अगर मुझे किसी बैच की फीस कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करता हूँ बेटे, मैं देखता हूँ कि उस बैच को कंप्लीट करने में मेरे एक्सपेक्टेड कितने घंटे लगने वाले हैं। एक्सपेक्टेड आर पता लगता है, जैसे सीए इंटरमीडिएट की बैच को कंप्लीट करने में लगभग 160 घंटे लगेंगे। तो मैंने कहा भैया मेरे को हर एक घंटे के लगभग 2000 रुपये तो मिनिमम कमाने हैं। तो 2000 इंटू 160 कितना हो गया यार? 16 दूनी 32, 1 2 3 4, यानी कम से कम 3,20,000 की इनकम तो आनी ही चाहिए। और ये तो बेटे मेरी लेबर कॉस्ट है, ठीक है ना, ये मेरी लेबर कॉस्ट है। उसके बाद बेटे अदर टेक्नोलॉजी कॉस्ट मुझे अलग से कवर करनी है, और टेक्नोलॉजी कॉस्ट के अलावा बेटे अलग से यहाँ पर जो दूसरी फैसिलिटीज़ हैं जैसे आपके टेस्ट पेपर की कॉस्ट है वो मुझे अलग से ऐड करनी पड़ेगी। आपकी जो रिवीजन बैच की कॉस्ट है बेटे वो मुझे यहाँ पे अलग से ऐड करनी पड़ेगी। ऐसे करते करते पता लगा कि कम से कम 10 लाख रुपीज़ की कॉस्ट है। मैंने कहा भैया एज एन एंटरप्रेन्योर क्योंकि मैं पूरा बिजनेस ही मैनेज कर रहा हूँ तो कम से कम 10% का प्रॉफिट तो होना चाहिए ना। तो 10% का प्रॉफिट में और 1 लाख रुपए ऐड करूँगा, तब जाके मैं कहूँगा कि एक बैच से कम 11 लाख रुपीज़ की इनकम आना चाहिए। अब अगर मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि 11 लाख रुपीज़ की इनकम आएगी और इस बैच में लगभग 100 स्टूडेंट हैं, तो हर एक स्टूडेंट से मुझे फ़ीस कितनी चार्ज करनी चाहिए? 11,000 की फ़ीस चार्ज कर देनी चाहिए। ऐसे बेटे हम लोग अपनी बैच के अंदर फ़ीस कैलकुलेट करते हैं। समझ में आई बात?
दैट्स हाउ वी आर सपोज टू कैलकुलेट द फीस ऑफ द पर्टिकुलर स्टूडेंट। तो यहाँ पर बेटे ये ऐसा लगता है ये तो बहुत कमाई है, ऐसा लगता ज़रूर है, लेकिन जिस दिन हमारी जगह पे आके सोचोगे बेटे, शरीर जब टूटता है सर, बेटे अपन सच ही बोलते हैं, मेरे को बेटे को झूठ बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं। और वाई आई शुड टेल लाई यार, मैं क्यों झूठ बोलूँ और क्यों किससे झूठ बोलूँगा। अब ऐसा तो है नहीं बेटे, तुम भी कॉमर्स के स्टूडेंट हो, धंधा पानी तो तुमको भी समझ में आने लगा, धंधा पानी, ब्याज बट्टा, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट या लॉस तो तुमको भी समझ में आने लगा। अब मैं तुमसे अगर झूठ बोलूँगा भी तो क्या हासिल कर लूँगा, और तुमसे झूठ बोल के मेरे को क्या हासिल हो जाएगा, और तुमको सच बोल के मेरी जेब से क्या चला जाने वाला है, कुछ नहीं जाने वाला है। इसलिए इधर कोई डर नहीं पड़ा, ठीक है, जो है वो है। हाँ भैया कर रहे हैं मेहनत तो कमा रहे हैं, तुम में हिम्मत हो तो तुम भी कर लो मेहनत, तो तुम भी कमा लो, उसमें क्या दिक्कत है। आगे चले? यस सर आगे चलो। तो बेटे मुद्दा यहाँ पर ये है कि आप अगर अपने प्रोडक्ट की सही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप बिना डेप्रिसिएशन लगाए टोटल कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, और टोटल कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते तब उस कंडीशन में यहाँ पर बेटे आप यहाँ पर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो फिर आप उसमें प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे। तो इसीलिए एक और ऑब्जेक्टिव होता है फॉर द असर्टेनमेंट ऑफ करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय किन किन फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए, और व्हाइल कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन व्हाट फैक्टर इज टू बी कंसीडर्ड। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच नीड टू बी कंसीडर्ड। सबसे पहला तो होता है बेटे हिस्टोरिकल कॉस्ट, जब आपने अपनी एसेट खरीदी थी तब उस समय आपने कितने रुपए में अपनी एसेट खरीदी थी, इसको कहा जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। दूसरा होता है कि जिस दिन आपकी एसेट पूरी तरह से खराब हो जाएगी, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, पूरी तरह से भंगार में कन्वर्ट हो जाएगी, उस दिन बेटे आपकी एसेट को बेचकर लगभग कितनी वैल्यू रियलाइज हो सकती है, जिसको आप लोग कहते हैं कई बार स्क्रैप वैल्यू और कई बार यहाँ पर कहा जाता है रेसिडुअल वैल्यू। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि ये एसेट की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी होगी। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच नीड टू बी कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। जब भी आप अपना एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, एसेट की टोटल कॉस्ट को अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड के बीच में जब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करें, तो डिस्ट्रीब्यूट करते समय यहाँ पर एसेट की टोटल कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते समय या डेप्रिसिएशन निकालते समय ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं विच नीड टू बी कंसीडर्ड। सर मैं कह रहा था इट्स वेरी लेस देन अदर। ओके ठीक है भाई, लेकिन मेरे लिए बहुत है। आगे चलते, डन बेटे यहां तक? यहां तक बेटे सभी का लिख के हो गया हो तो बताएं। हाँ बेटे अभी हो रहे हैं लगभग 8:05। 8:05 और 5 मिनट का ब्रेक है। 8:10 से अपनी क्लास को हम फिर से रीस्टार्ट करेंगे। ओके 5 मिनट का ब्रेक, क्योंकि अब यहाँ पर बेटे मेरी डेप्रिसिएशन की थ्योरी खत्म हुई है बेटे। यहाँ से अब मुझे अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करने हैं, इसलिए बेटे 5 मिनट का ब्रेक लूंगा। 5 मिनट के ब्रेक के बाद अपनी कहानी फिर से शुरू करेंगे। डन? हाँ सर शुरू करो। चलो बेटे सबसे पहली बात, सब प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। नहीं दिखा सकता बेटे, पीछे तो जाऊंगा ही नहीं मैं वापस, पहले ही कह दिया बेटे। एक बार जब आगे बढ़ गए तो प्रीवियस स्लाइड में जाने का सवाल ही नहीं उठता। आगे चलते हैं, ठीक है? ओके सर डन। चलो आगे चलते हैं। सर अगला टॉपिक क्या है? तो अगला टॉपिक ये है हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पीपीई। हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट कैसे निकाली जाए, या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के किसी भी आइटम की, फिक्स्ड एसेट्स की किसी भी आइटम की कॉस्ट निकालते समय कौन कौन सी कॉस्ट इसके अंदर ऐड होनी चाहिए और कौन कौन सी कॉस्ट इसके अंदर ऐड नहीं होनी चाहिए। तो इसका बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है, पहले बेसिक प्रिंसिपल समझ लें फिर इसको और डिटेल में देखेंगे। बेसिक प्रिंसिपल सेज दैट कि अगर आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेस किया है जिसकी परचेस प्राइस आपने यहाँ पे डिफाइन कर ली, मतलब खरीदा होगा आपने 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख में, कितने में भी आपने अपनी एक एसेट खरीदी।
बेटे जब तक ये एसेट आपकी रेडी टू यूज की कंडीशन में नहीं आ जाती, कब तक? जब तक आपकी ये एसेट रेडी टू यूज की कंडीशन में नहीं आ जाती, तब तक आप इसके ऊपर जितना खर्चा करेंगे ये सारा का सारा खर्चा होगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि ये सारा का सारा खर्चा क्या हो जाना चाहिए, ऑल दीज एक्सपेंसेस शुड बी कैपिटलाइज्ड। तो ये होगा बेटे आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलने का मतलब ये है ऑल दीज एक्सपेंडिचर शुड बी कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज्ड बोलने का मतलब यहाँ पर ये है कि इन सारे खर्चों को आप अपनी एसेट की कॉस्ट में ऐड करके दिखाएंगे। हाँ, तो बेटे आप इन सारे खर्चों को अपनी एसेट की कॉस्ट के साथ में ऐड करके दिखाएंगे। समझ में आई बेटे बात? तो अगर आपको कॉस्ट ऑफ पीपीई कैलकुलेट करनी है तो आपको दो चीज़ों पे फोकस करना है। पहला क्या कि हमारी एसेट की परचेस प्राइस कितनी है, और जब तक हमारी एसेट काम करने लायक ऑपरेशनल कंडीशन में, रेडी टू यूज कंडीशन में नहीं आ जाती कि बस अब धड़ाधड़ इससे प्रोडक्शन लेना चालू करना है, जब तक ये इस कंडीशन में नहीं आ जाती तब तक जितना खर्चा करोगे सारे खर्चे को ऐड करते चले जाओ। यही होगा तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट। समझ में आया बेटे? इतना समझ में आया? अब बेटे मैं और डिटेल में चलता हूं। अब एक बात बताओ, आराम से बेटे मेरे साथ साथ सोचेंगे और मेरे सवाल का जवाब देंगे। मुझे एक मशीन खरीदनी थी, मैं एक बेटे सप्लायर के पास में गया, वेंडर के पास में गया, वेंडर से पूछा बताओ वेंडर ये मशीन कितने की है? उसने कहा 10 लाख रुपीज़ की मशीन है। मैंने कहा 10 लाख रुपीज़ तो तुमने जो मुझे कैटलॉग दिया उसमें लिखी हुई है, 10 लाख रुपीज़ तो तुम्हारी लिस्ट प्राइस है, कोई डिस्काउंट दोगे कि नहीं? उसने कहा हाँ इसमें 10% का डिस्काउंट देंगे ना आपको। मैंने कहा ठीक है भाई, इसमें 10% का डिस्काउंट दोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो बताओ बेटे उसने परचेस प्राइस मुझे कितना बताया? बोलो ना बेटे, परचेस प्राइस कितना बताया? सर परचेस प्राइस सर उसने बताया आपको 10 लाख रुपीज, लेकिन उसने मुझे ट्रेड डिस्काउंट कितना ऑफर किया? हाउ मच ट्रेड डिस्काउंट ही ऑफर टू मी? सर उसने मुझे हमें 1 लाख रुपीज़ का ट्रेड डिस्काउंट भी ऑफर किया। ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, 1 लाख रुपीज़ का ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया। तो बेटे एक बात बताओ, अब मुझे एसेट की कॉस्ट 10 लाख रुपीज़ अज्यूम करनी चाहिए या 10 लाख में से 1 लाख रुपीज़ का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद एसेट की कॉस्ट मुझे 9 लाख रुपीज़ अज्यूम करनी चाहिए? सर 9 लाख रुपीज़ अज्यूम करो। समझ में आ गई बेटे बात? हाँ या ना? डन? पक्का? डन। सर ये एसेट आपने खरीदी कहाँ? बेटे ये एसेट खरीदने के लिए मैं चाइना गया था। मैंने ये एसेट बेटे चाइना में खरीदी थी। अच्छा सर एसेट चाइना से खरीद के लाया आप? हाँ बेटे मैं ये एसेट चाइना से खरीद के लाया, लेकिन बेटे चाइना से इंडिया तक लाने में बड़े प्रपंच करने पड़े बॉस। सर कैसे प्रपंच? बेटे चाइना से इंडिया में लाने के लिए पहले तो मुझे फ्रेट चार्जेस पे करने पड़े। मैंने बेटे शिप में अपनी एसेट को लोड करवाया, शिप वाले ने चाइना से लेके इंडिया तक एसेट को कैरी किया, कैरी करने के बाद उसको इंडिया के अंदर अनलोड किया, तब बेटे यहाँ पर मुझे इंडिया में मेरी एसेट मिली। तो क्या बेटे इन फ्रेट चार्जेस को आप अपनी एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे, यस और नो? यस सर बिल्कुल ऐड करेंगे। मैंने कहा ठीक है, ये फ्रेट चार्जेस भी एसेट की कॉस्ट में ऐड हो गए। बेटे जैसी इंडिया पहुंची मशीन, अचानक कस्टम वालों ने मशीन पकड़ ली। कस्टम वालों ने कहा कि देखो भैया आपने इंडिया में मशीन इंपोर्ट करी है, इसीलिए आपको यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। आपने इंडिया में मशीन इंपोर्ट की है, इसीलिए आपको यहाँ पर कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है भैया ठीक है ले लो, क्योंकि अब मशीन तो लानी है ना फैक्ट्री में। जब तक मशीन फैक्ट्री में आएगी नहीं, इंस्टॉल होगी नहीं, तब तक बेटे मशीन किस काम की? तो क्या बेटे इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी को भी आप अपनी एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे? यस सर बिल्कुल ऐड करेंगे। ठीक है बेटे, मैंने कहा इंपोर्ट ड्यूटी को भी ऐड कर लो, कस्टम ड्यूटी को भी ऐड कर लो। ठीक है सर, फाइनली इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी भी ऐड हो गई। फिर बेटे एसेट को उठा के ले आए अपन अपनी फैक्ट्री में। चलो बेटे एसेट हमारी फैक्ट्री में पहुंच गई, लेकिन बेटे हाँ
एसेट से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे उन सारे खर्चों को ऐड किए जाएगा। आगे चलते हैं। अब बेटे हमारी एसेट फैक्ट्री में पहुंच गई, लेकिन बेटे अभी तक हमारी एसेट इंस्टॉल ही नहीं हुई, और अगर अभी तक इंस्टॉल नहीं हुई तो क्या हम इससे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमने कहा आओ हम सभी लोग मिलके अपनी एसेट को इंस्टॉल करें, और बेटे जैसी एसेट को इंस्टॉल करने के लिए एसेट का कवर खोला 12 बज गए बेटे। इतनी हाईली टेक्निकल एसेट, इतनी हाईली कॉम्प्लिकेटेड एसेट कि बेटे उसमें इंडिया के जो पाने पिंचेस है वो तो फुट ही नहीं हो रहा है उसके अंदर। भगवान जाने एसेट को खोले कैसे और फिट कैसे करे। फिर कंपनी वालों को फ़ोन लगाया, हमने कहा भैया तुमने एसेट दे तो दी है, लेकिन एसेट कैसे इंस्टॉल होगी, क्या इंस्टॉल होगी, इसका क्या करें बताओ। तो कंपनी वालों ने कहा कोई बात नहीं, हमारा मैकेनिक आ जाएगा, हमारा मैकेनिक इंडिया आएगा, इंडिया आके आपकी पूरी की पूरी एसेट को प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करके जाएगा। हमने कहा ठीक है तो भेजो अपने मैकेनिक को। उन्होंने कहा नहीं हम अपना मैकेनिक भेजेंगे, लेकिन उसके पहले ना आप इतना काम कीजिए कि आप यहाँ पर कुछ बेसिक तैयारियां करके रखें उस एसेट की इंस्टॉलेशन के लिए। हमने कहा कैसी तैयारियां करना है? उन्होंने कहा भाई ज़मीन से थोड़ा ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना के रखना, ताकि ठीक है ज़मीन के ऊपर इस एसेट को इंस्टॉल नहीं कर सकते, नीचे से कभी मॉइस्चर आ गया तो एसेट ख़राब हो जाती है, थोड़ी सी सेंसिटिव एसेट है, टेक्निकल है, ठीक है ना। ओके हमने कहा, तो उन्होंने कहा ज़मीन से थोड़ा ऊपर यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बना के रखें, प्लेटफॉर्म के ऊपर ही हम अपनी एसेट को इंस्टॉल करेंगे। तो हमने कहा ठीक है भैया। एसेट को इंस्टॉल करने के लिए हमने बना दिया प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म बनाने के बाद बेटे अब चाइना से आया इंजीनियर बेटे आया तो आया, इंजीनियर के आने जाने का खर्चा, इंजीनियर के रहने खाने का खर्चा सब हम ही को देना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये जा रहे, फिर उसके बाद में इंजीनियर के आने जाने का खर्चा, इंजीनियर के रहने और खाने का खर्चा, ये सारे खर्चे देने के बाद अल्टीमेटली बेटे इंजीनियर ने इस एसेट की इंस्टॉलेशन के लिए कुछ इंस्टॉलेशन फीस भी ले ली। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा ये खर्चा अलग से हो गया? पहले तो बेटे प्लेटफॉर्म बनाने का खर्चा, प्लेटफॉर्म बनाने के बाद इंजीनियर को बुलाने का खर्चा, इंजीनियर को रहने का खाने का खर्चा, उसके बाद में उसको इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस आपने पे किए होंगे वो अलग। तो क्या बेटे इन खर्चों को भी एसेट की कॉस्ट में ऐड करना? बेटे इन खर्चों को भी एसेट की कॉस्ट में ऐड करना चाहिए। बोलो यस और नो, हाँ या ना? यस सर बिल्कुल कर देना चाहिए, डन। बेटे उसके बाद अब हमारी एसेट तो इंस्टॉल हो गई। एसेट को इंस्टॉल होने के बाद अब हमने कहा कि भैया चलो आओ देखते हैं कि हम जैसा प्रोडक्शन करना चाहते हैं हमारी एसेट वैसा ही प्रोडक्शन करके दे रही है कि नहीं दे रही है। तो हमने कहा चलो ठीक है बेटे, अब इस एसेट का हम ट्रायल रन शुरू करते हैं। ट्रायल रन समझता क्या होता है? अगर कभी नाम सुना है ट्रायल रन? डेमो कह सकते हो, ठीक है ना बेटे। हमने पता चाइना से, अब कोई कह रहा है सर इतनी महंगी मशीन पड़ गई, इतनी भयानक महंगी मशीन पड़ गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तुम्हें पता है बेटे कौन सी मशीन बुलाई थी मैंने? बेटे मशीन मैंने ऐसी बुलाई थी कि मशीन बेटे ऐसे बेटे लंबी टाइप की मशीन है, थोड़ी सी इस तरीके की, अलग अलग मशीन के पार्टीशन है। करना क्या है? करना कुछ नहीं है, यहाँ पे डालना है बेटे हमने आलू, बराबर है। यहाँ पर हमने क्या डालना है बेटे? आलू। और सीधे यहाँ से पता है क्या निकलेगा बेटे? एक पैकेट निकलेगा। इस पैकेट के अंदर बेटे आलू की चिप्स पूरी तरह से पैक हो चुकी होगी। यानी बेटे हमने बाजार से सिर्फ आलू खरीद के लाना है, आलू को यहाँ पर डाल देना है बेटे। आलू अंदर ही अंदर यहाँ पर वॉश हो जाएगा। वॉश होने के बाद आलू अंदर ही अंदर छिल जाएगा। छिल जाने के बाद बेटे आलू की अंदर ही अंदर यहाँ पे स्लाइस बन जाएगी। स्लाइस बनने के बाद बेटे फिर ये 2-3 बार यहाँ पर धुल जाएगा। धुलने के बाद अंदर ही अंदर आलू को तेल में तल लिया जाएगा। तेल में तलने के बाद आलू के अंदर यहीं पर अंदर ही अंदर बेटे मसाले डाल दिए जाएंगे। मसाले मिक्स करने के बाद यहीं पर अंदर ये बेटे फाइनली तुम्हारे रैपर के अंदर पैक होके तुमको सीधे रैपर मिलेगा विच इज़ रेडी टू सेल कंडीशन। इतनी भयानक ऑटोमेटिक मशीन खरीद रखी है नवनीत सर चिप्स फैक्ट्री। हाँ बेटे कह सकते हैं आलू नवनीत सर चिप्स फैक्ट्री, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन है बेटे, आपने ये चिप्स बनाने के लिए एक ही मशीन लेके आए और इतनी हाईली ऑटोमेटिक मशीन थी। अब बेटे मैंने कहा एक काम करते हैं, ट्राई तो करके देखिए कि हमें जैसे आलू की चिप्स चाहिए वैसी बन रही है कि नहीं बन रही है, ठीक है। अग्रवाल चिप्स नहीं पागल है क्या? चिप्स जैसे प्रोडक्ट के आगे अग्रवाल नाम थोड़े लिखा जाता है, ठीक है ना। हाँ सर अबे तुम रहने तो दो, मेरी चिप्स की फैक्ट्री का नाम बाद में सोच लेना, नालायक पहले कंसेप्ट सोचो। हाँ
बेटे मैंने कहा वर्कर से कहा जाओ वर्कर तुम मार्केट से जाओ 10 किलो आलू खरीद के लाओ। 10 किलो आलू आए, 10 किलो आलू के साथ में अपन ने मसाला वसाला ये वो तेल एल सब डाला मशीन के अंदर। यहाँ से बेटे हमने 10 किलो आलू डाले। 10 kg आलू डालने के बाद जब फाइनली चिप्स का पैकेट निकल के आया, चिप्स के पैकेट को फाड़ के देखा तो हमने कहा है चिप्स के पैकेट के अंदर तो आलू गिरे ही नहीं, नहीं आलू की चिप्स का पैकेट यहाँ पर पैक हो गया। अरे मैंने कहा सेटिंग गड़बड़ है। फिर इंजीनियर ने यहाँ पर सेटिंग बदला, फिर 10 किलो आलू आए, फिर 10 किलो आलू अंदर डाले गए। बाद में पता चला अरे इसमें इतनी चिप्स नहीं गिरी जितनी चिप्स गिरनी चाहिए थी। ऐसे करके बार बार आप 10-10 किलो आलू यहाँ पर डालते रहे, अलग अलग चिप्स के पैकेट आते रहे, आप चेक करते रहे कि क्या इसके अंदर जो चिप्स आ रही है वो हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो बेटे बार बार आप ये जो टेस्टिंग कर रहे थे कि प्रोडक्ट हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनता है या नहीं बनता, इसी टेस्टिंग को कहा जाता है बेटे ट्रायल रन। समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं? इसी टेस्टिंग को क्या कहा जाता है बेटे? ट्रायल रन। और ट्रायल रन के अपने जो खर्चे होते हैं, इन्हीं खर्चों को भी यहाँ पर कहा जाता है ट्रायल रन एक्सपेंसेस। एंड ट्रायल रन एक्सपेंसेस विल बी ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट। इतना समझ में आया बेटे? जल्दी बताओ हाँ या ना, क्योंकि अभी एक खर्चा और है जो इसके अंदर ऐड करना बाकी है। ठीक, ओके सर। आगे चलें? यहां तक सबको क्लियर है? यस और नो, हाँ या ना? यस सर, सबको क्लियर है। चलो फिर आगे चलते हैं। और कौन सा खर्चा बेटे? अब मैंने अपनी मशीन इंस्टॉल कर ली, मशीन से बढ़िया प्रोडक्शन आना चालू हो गया। मैंने चाइना वालों से पूछा बताओ ये मशीन कितने साल तक चलेगी? तो चाइना वालों का कहना ये है कि ये मशीन लगभग 10 साल तक चलेगी। 10 साल बाद फिर ये मशीन आपको फेंकनी पड़ेगी, इसकी जगह आपको दूसरी मशीन लगानी पड़ेगी। अब 10 साल बाद जब आपको ये मशीन फेंकनी पड़ेगी तो इसको डिसेंबल भी करना पड़ेगा। पहले आपने मशीन बुलाई, मशीन जोड़ के एक सिंगल मशीन बनाई, इसको क्या किया आपने? असेंबल किया। 10 साल बाद जब मशीन पूरी तरह से खराब हो चुकी होगी, पूरी तरह से भंगार हो चुकी होगी, कबाड़ी में कन्वर्ट हो चुकी होगी, तो ऐसा नहीं लग रहा बेटे इस मशीन को फैक्ट्री की उस जगह से रिमूव करना पड़ेगा, मशीन को फैक्ट्री की उस जगह से हटाना पड़ेगा, डिसमेंटल करना पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर, बिल्कुल। तो बेटे मशीन को वहां से डिसमेंटल करने के जो खर्चे होते हैं ये फ्यूचर में होने वाले एक्सपेक्टेड एक्सपेंस हैं, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कहता है कि ये खर्चे भी तो होने ही होने हैं, कंपल्शन है। इसलिए ऐसे खर्चे को डिसमेंटलिंग एक्सपेंसेस को भी आप अपनी मशीन की कॉस्ट में ऐड करेंगे। यानी जब आपकी मशीन की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ खत्म होगी उस समय मशीन को डिसमेंटल करने के जितने खर्चे होंगे उन खर्चों को भी मशीन की कॉस्ट में ऐड करवाना पड़ेगा। क्लियर इतना? यस और नो, हाँ या ना? अरे जल्दी बताओ हाँ या ना? समझ में आया हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मशीन? सबको क्लियर है? यस और नो? यस सर, सभी को क्लियर है। चलो फिर आगे चलते हैं। लो बेटे सबसे पहले कहाँ से शुरू करोगे? सर सबसे पहले शुरू करेंगे हम परचेस प्राइस से। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करेंगे परचेस प्राइस से। अरे जेठालाल साहब यहाँ क्या कर रहे हो? ये अकाउंट की क्लास है जेठालाल साहब, तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक शॉप नहीं है। चलो जेठालाल इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाओ अपने, चलो कमन गो 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 गो। हाँ ठीक है, सबसे पहले कहाँ से शुरू करोगे? सर परचेस प्राइस से शुरू करेंगे। परचेस प्राइस में काफ़ी कॉस्टली हो गई मशीन सर फॉर, तो चलो कोई बात नहीं, हाँ आगे चलते हैं। परचेज प्राइस में से अगर आपको किसी तरह का कोई ट्रेड डिस्काउंट मिला होगा तो आप अपने ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करवाएंगे। ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करवाने के बाद अब जो प्राइस बचेगी वो होगी आपके लिए नेट परचेज प्राइस। नेट परचेज प्राइस में सबसे पहले आप ऐड करेंगे यहाँ पर अगर आपने गवर्नमेंट को किसी भी तरह की कोई भी टैक्सेस या कोई भी ड्यूटीज पे की है जो नॉन रिफंडेबल नेचर की हो। रिफंडेबल का मतलब सर ये नॉन रिफंडेबल का मतलब क्या है? नॉन रिफंडेबल का मतलब गवर्नमेंट को तो आपने टैक्सेस और ड्यूटी पे कर दी लेकिन गवर्नमेंट से आपको टैक्सेस और ड्यूटी वापस नहीं मिलेंगी, यानी आपको उसका रिफंड क्लेम करने नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं हम लोग नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो अगर कोई नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटीज एंड टैक्सेस है तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बेटे जहाँ पर मशीन को फिट किया जाना है, जहाँ पर मशीन को इंस्टॉल किया जाना है, वहां तक मशीन को लाने के लिए कोई अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस होंगे
उस जगह तक और उस कंडीशन में लाने तक के लिए फ्रेट का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा, लोडिंग, अनलोडिंग, फलाना, इनका डिम का, जितने भी खर्चे होंगे उन सारे खर्चे को ऐड कराओ। जैसे कि अगर आपने कौन सी मशीन खरीदना है, कौन सी नहीं खरीदना, ये पता करने के लिए कोई प्रोफेशनल फीस पे की होगी। आपने मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए किसी तरह का साइट प्रिपरेशन किया होगा। आपने मशीन के लिए कोई इनिशियल डिलीवरी या हैंडलिंग चार्जेस पे किए होंगे। आपने बेटे मशीन के कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए होंगे। आपने बेटे मशीन के अगर ट्रायल रन एक्सपेंसेस पे किए होंगे। तो इन सारे खर्चों को आप ऐड करेंगे। और साथ में एक खर्चा और भी ऐड करना है। कौन सा खर्चा ऐड करना है बेटे? अभी यही बताया था मैंने। कौन सा खर्चा, एक खर्चा और ऐड करना पड़ता है, जल्दी बताओ। कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, ठीक है ना। जब आपकी मशीन पूरी तरह से कबाड़े में या भंगार में कन्वर्ट हो चुकी होगी, तब उस कंडीशन में आपको मशीन को डिसमेंटल करना पड़ेगा, मशीन को वहां से अलग करना पड़ेगा। ये जो डिसमेंटलिंग के एक्सपेंसेस हैं, इन डिसमेंटलिंग के एक्सपेंसेस को भी आपने यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तब जाके कैलकुलेट होगी आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट। डन? अरे समझ में आया कि नहीं रे बेटा? पक्का? यस सर, समझ में आ गया। तो अब आगे की बात सुनो। आंखें देखी तो मैं देखता रह गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों होमवर्क में होंगे। हाँ बेटे सुशील का पूछना है कि सर हम एसेट खरीदने गए और वहाँ पर नाश्ता पानी किया, तो वो भी एक्सपेंस ऐड करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा बेटे। जब आप अपनी एसेट खरीदने जाएंगे, तो जब आप अपनी एसेट खरीदने गए होंगे, तो यहाँ से लेके वहाँ तक जाने का खर्चा और वहाँ से लेके वापस आने तक का खर्चा भी एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। सर आपके चाइना जाने का खर्चा ऐड होगा। मैं काय को चाइना जाऊंगा? जबरदस्ती में चाइना जाऊंगा और जबरदस्ती मेरा खर्चा ऐड कराओगे? क्यों ऐड होगा मेरा चाइना? मैं नहीं जा रहा चाइना वाइना भाग। हाँ, अरे समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ बेटे, ब्लैक टी नहीं है, ऑर्गेनिक टी टाइप का समथिंग है। आगे चलें। मशीन कौन खरीदेगा? फिर जिसकी ज़रूरत होगी वो खरीदेगा। मैं अकाउंटेंट आदमी हूँ बेटे। हाँ, इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपके होमवर्क में होंगे। हाँ, क्लियर? यस और नो? यस सर। ओके, चलो बेटे, कल मिलेंगे। कल मुलाकात होगी हमारी शाम को। कल बेटे इस चैप्टर को लगभग 60-70% कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाय बाय। हाँ मरजान, बताओ बेटे क्या डाउट है? सर वो पीछे वाली स्लाइड दिखा सकते हैं क्या है? कौन सी स्लाइड? अब पूछ लो कौन सी स्लाइड देखना है। कौन सी वाली स्लाइड चाहिए थी मरजान, बताओ। सर पीछे एक सेकंड बताता हूँ। इससे पीछे वाली, ये सर इससे पीछे वाली, ये। हाँ सर एक सेकंड, इससे भी ले लेता हूँ। हाँ सर इससे पीछे वाली ये वाली हो गई। बाय बेटे, जो लोग क्लास लीव कर रहे हैं बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। कल मिलेंगे बेटे शाम को 7 बजे। सर इससे पीछे, सर हो गई। सर एक फॉर्मूला आपने लिखवाया था वो सर समझ में, इससे पीछे वाली स्लाइड। अभी फॉर्मूले पे मत जाओ बेटे, फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा मैं। सर वो पुराने फॉर्मूले थे शायद आपने हाँ बताया। अभी नहीं, फॉर्मूला भी मैं लिखवाऊंगा। अभी मैंने कोई फॉर्मूला, मैंने सिर्फ कंसेप्ट डिस्कस किया है आज। ठीक है, ठीक है। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट। प्रसाद बेटे डाउट बताएं अपना। प्रसाद, प्रसाद डाउट बताओ बेटे। प्रसाद तुम्हारी आवाज लहर गई बेटे। प्रसाद प्रसाद लहर गई बेटे। प्रसाद आवाज लहर गई है। सर आवाज आ रही है क्या? आता है। हाँ अब आ रही है, अब बोलो।
सर थ्योरी अच्छे से समझ में नहीं आता है मुझे, प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आता है लेकिन थ्योरी उतना नहीं आता है। आएगा आएगा वो भी आएगा बेटा। लिखने में दिक्कत, नहीं नहीं ऐसे ऐसे लिखने इतना, में दिक्कत हो आती है, उसकी वजह से लिखने में दिक्कत आती है। हाँ तो लिखने की प्रैक्टिस करो ना बेटे, मेरे साथ साथ लिखते रहा करो क्लास में, ठीक है ना, सब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ओके सर। हाँ अजय बेटे अपना डाउट बताएं, अजय शर्मा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, बताओ। सर अपन जब मशीन लेके आते हैं और इंस्टॉलेशन के दौरान देश के अंदर क्या बोलते हैं कोई डिजास्टर आ गया और उसके बीच में अपन ने कई सारे एक्सपेंसेस किए, तो सर वो अपने कॉस्ट मशीन की कॉस्ट में जुड़ेंगे क्या? देखो बेटे मशीन अगर आपने यूज करना शुरू कर दी होगी तो उसके बाद से कोई भी, इंस्टॉलेशन के दौरान मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने मशीन को प्रोडक्शन में यूज करना शुरू कर दिया या नहीं किया? डिजास्टर छोड़ो, अभी डिजास्टर आने के पहले आपने मशीन से प्रोडक्शन लेना शुरू कर दिया था या नहीं किया था? नहीं किया था सर। नहीं किया था। अब बताओ, हाँ ठीक है, अभी तक आपने मशीन का प्रोडक्शन में यूज करना शुरू नहीं किया, अब बताओ क्या हुआ? सर वो उसके बाद में सर डिजास्टर आ गया था सर। हाँ। फिर उसमें एक्सपेंसेस किए सर। क्यों एक्सपेंसेस किए, डिजास्टर आ गया तो? सर अरे वो हुए थे सर। तो क्या वो खर्चे मशीन से रिलेटेड थे? नहीं सर। तो जब मशीन से रिलेटेड है नहीं तो मशीन की कॉस्ट में कैसे ऐड करोगे उसको? ओके सर। उत्कर्ष बेटे अपना डाउट बताओ। प्रणाम सर। प्रणाम बेटा, बोलो। सर जो आप ये पीपीई बताएं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, सर उसके एक बार क्या क्या इसमें आएगा सर, एक बार क्लियर कर दें, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ सर। मैं सारी एसेट आ जाएगी, धीरे धीरे करके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 10 टाइप की एसेट खुद ही डिस्कस हो जाती है, ठीक है। अगर Yes, sir. तुम्हें Thank you, sir. स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ये ले लो, जितनी एसेट राइट साइड में लिखी है वो नहीं आएंगी, बाकी सब आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट Sir, ले लो, screen- जितनी जितनी राइट एसेट साइड राइट वाले साइड। सर, हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? राइट साइड की चीजें नहीं आएंगी सर जी, हाँ, जैसे ये patent जितनी है। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, नो हाउ, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, गोल्ड, सिल्वर, शेयर, डिबेंचर, फ्लैट, विला, एस्टेट, फार्म हाउस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब नहीं आएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके निधि बेटे अपना डाउट बताएं। निधि। सर वो फंड फॉर रिप्लेसमेंट थोड़ा समझ नहीं आया। वो बेटे अभी समझ में आएगा ना, जब अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और उसके ऊपर डिस्कशन होगा तो धीरे से समझ में आ जाएगा वो, ठीक है। ठीक है। ओके बेटे। सर टेंजिबल मतलब बेटे, टेंजिबल मतलब जिसका कोई ना कोई फिजिकल सब्सटेंस हो उसे कहा जाता है टेंजिबल एसेट, ठीक है। चलो बेटे बाय बाय, कल मिलेंगे शाम को 7 बजे।